चलिए, कल आप लोग को फोर ब्रेन का फंक्शन हम लोगों ने बता दिया था। ये लास्ट वीडियो है नर्वस न्यूरोनल का ब्रेन पार्ट वाले में, और ये फाइनल आज खत्म कर दिया जाएगा इसको, जो एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर। तो अभी फोर ब्रेन का हम लोग कल जब बात कर लेते तो अब आप बात करना हम लोग को मिड ब्रेन के विषय में। मिड ब्रेन का भी आपको बता ही दिया था कि मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं, और ये जो 4 लोब होते हैं तो ऊपर वाला 2 जो होता है वो आपका बड़े साइज का होता है, नीचे वाला जो 2 होता है वो स्मॉल साइज का होता है। ऊपर वाला जो होता है वो आई को कंट्रोल करता है, और नीचे वाला जो होता है वो ईयर को कंट्रोल करता है। यदि चारों को मिला के बोलना है तो आप बोल सकते हो क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना। यदि 2-2 का बोलना है तो दोनों ये हो गया बाइजेमिना, और ये भी हो गया बाइजेमिना। ये हो गया सुपीरियर कोलिकुली, और ये भी हो गया इंफीरियर कोलिकुली। इसका नाम ऊपर है तो सुपीरियर कोलिकुली, और ये नीचे है तो ये हो गया इंफीरियर कोलिकुली, और इसका काम है आई और ईयर को कंट्रोल करना। इसके बाद यदि हम लोग मिड ब्रेन का बात बोलते हैं तो मिड ब्रेन जो है ये इससे होकर के एक्विडक्ट गुजरता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट, किसे? मिड ब्रेन से होकर के। अब मिड ब्रेन का पूछे लोकेशन क्या है तो कुछ नहीं कीजिएगा, आपको हाथ से हम बताए थे, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। मिड ब्रेन का वो पूछ रहा है कि लोकेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको बताए थे हमको यहाँ से हाथ से बोले थे। ये जो बंद मुट्ठी आप बोल रहे हैं, ये जो मुट्ठी है ये आपका हो गया फोर ब्रेन, और ये जो कलाई आपका है इसको मिड ब्रेन, और इधर जो आएगा ये हिंड ब्रेन। तो ये जो आप बात करिएगा तो ये जो ये रैप किया हुआ है, ये रैपिंग पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जिस पोर्शन को ये रैप किया वो हो गया थैलेमस, क्योंकि पिक्चर में एनसीईआरटी में आपका चर्चा क्या हुआ है किसका? इपीथैलेमस का। तो ये पोर्शन थैलेमस का चर्चा किया हो तो आप समझिए कि ये यदि हम लोग कंसीडर नहीं करें, आपके हाथ में जो लाइंस हैं ये 3 लाइंस है, तो इस लाइंस में यदि हम लोग ये लाइंस को कंसीडर नहीं करें तो मेरे पास में ये 2 लाइन की बात होती है। तो ये इपीथैलेमस पिक्चर में नहीं है तो इसको यहाँ से हटा दिए, और ये हो गया आपका थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस। तो ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसको कवर कर रहा है, किसको कवर कर रहा है? तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कवर कर रहा है थैलेमस को, कर्व कर रहा है किसको? थैलेमस को। ये थैलेमस हो गया और ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब यहां से हमको लोकेशन निकालना है कि मिड ब्रेन का लोकेशन क्या है। तो मिड ब्रेन का लोकेशन यदि हम लोग बात करें तो अभी यहाँ पे ये हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, तो ये हाइपोथैलेमस यहाँ पे हो गया, ये हो गया मिड ब्रेन। और नीचे जब जाएंगे तो इधर वाला हो जाएगा पोन्स। 2 बोन यहाँ पे रहेगा, स्केलेटन में पढ़ा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया पोन्स, इसको एक बोन को आप मान लीजिए पोन्स, और दूसरा जो बोन है वो हो गया सेरेबेलम। तो इसका मतलब यदि मिड ब्रेन का लोकेशन हमको बताना होगा तो ये जो हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पे आपका रहेगा पोन्स रीजन। कौन रीजन रहेगा? पोन्स। ये आपका हो गया पोन्स, और इधर रहेगा, ये रहेगा आपका सेरेबेलम। तो यदि हमको पूछेगा कि मिड ब्रेन का क्या लोकेशन है तो हाइपोथैलेमस और पोन्स, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में रहेगा। यही यदि हाइपोथैलेमस नहीं है चॉइस में तो थैलेमस और पोन्स के बीच में बोलिएगा। तो लोकेशन को हाथ से क्लियर कर लीजिएगा। यदि हम यहाँ पे 3 लाइन हमारे हाथ में था, ये 1, ये जो जुड़ा हुआ है 3, तो इसको हम लोग बोले थे कि इपीथैलेमस है, ये थैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस है। इपीथैलेमस का डायग्राम में कोई चर्चा का बात नहीं किया है एनसीईआरटी के पिक्चर में, तो हम लोग थैलेमस हाइपोथैलेमस को लेकर कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो अभी हमको बोला कि मिड ब्रेन का लोकेशन बताइए, तो हम तो बताएंगे कि हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में मिड ब्रेन का लोकेशन होगा। तो ये यहाँ पे आपका स्पष्ट हो जाता है कि मिड ब्रेन का लोकेशन जो होगा वो हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच, नहीं हाइपोथैलेमस तो थैलेमस और पोन्स के बीच में होगा। ये उसका लोकेशन फिक्स हो गया। ये रहा मिड ब्रेन का काम, और ये मिड ब्रेन का लोकेशन यहाँ पे क्लियर है। और ये जो मिड ब्रेन होता है, ये करता क्या है? ये है मिड ब्रेन। ये क्या करेगा? तो ये इम्पल्स, ये यहाँ पे एक स्पष्ट पिक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मिड ब्रेन का क्या काम होगा, मिड ब्रेन करेगा क्या? तो अभी एक बार पिक्चर एकदम स्पष्ट रे डायग्राम टाइप का हम लोग बना लेते हैं, उस डायग्राम से हम लोग कोशिश करेंगे उसको समझने का। तो अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर किए, ये मान लो कि हम लोग इसको थैलेमस कर लिए, और ये आपका हाइपोथैलेमस हाथी के लाइन की तरह बना रहे, हाथ हैंड में जो आपका लाइन है उसकी तरह, और ये आपका हाइपोथैलेमस यहाँ पे आ गया, ये मिड ब्रेन, और ये यहाँ पे आ गया, ये जो रीजन आ गया ये आ गया आपका पोन्स, और ये जो ये हो गया पोन्स, इसके जस्ट नीचे ये हो गया पोन्स, इसके जस्ट नीचे ये जो लटका हुआ पोर्शन होगा इसका नाम मेडुला ऑब्लोंगाटा आएगा, ये हो जाएगा स्पाइनल कोड। ये आपका हो गया स्पाइनल कोड। तो अभी ध्यान से देखिएगा रे डायग्राम। ये हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर,
कर्व किया थैलेमस के चारों साइड, उसके नीचे यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये हो गया मिड ब्रेन, इसको हम लोग बोल दिए मिड ब्रेन। चलिए मिड ब्रेन का लोकेशन भी अभी आपको हम बता दिए थे कि मिड ब्रेन का लोकेशन होगा या तो थैलेमस पोन्स बोलिए या हाइपोथैलेमस पोन्स बोलिए, उसके बीच में। यहाँ इधर रहेगा सेरेबेलम। तो सेरेबेलम यदि बात बोलोगे तो पोन्स का लोकेशन यदि बताना होगा, कोई बोले पोन्स का लोकेशन बताइए, यहीं से बोलिए, तो पोन्स का लोकेशन होगा सेरेबेलम के आगे, एंटीरियर टू द सेरेबेलम, और एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और सुपीरियर टू द मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर। पोन्स का लोकेशन क्या होगा? इसका नाम है सेरेबेलम। क्या नाम है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के आगे और मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर, सुपीरियर टू द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड एंटीरियर टू द सेरेबेलम, लोकेशन हो गया पोन्स का। फिर बोलेगा मिड ब्रेन का लोकेशन बताइए, किसका? मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन का पूछेगा तो या तो थैलेमस ले लेंगे और पोन्स ले लेंगे, तो थैलेमस और पोन्स के बीच में, और नहीं थैलेमस लेंगे तो क्या लेंगे? हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में। तो सबका लोकेशन अपने आप में आपको क्लियर रखना है। अब रहा कि मिड ब्रेन इंपल्स को किधर से किधर ले जाएगा, तो मिड ब्रेन इंपल्स को क्या करेगा? स्पाइनल कोर्ड से ले जाएगा। यहाँ ध्यान देखिएगा, स्पाइनल कोर्ड से, अब रेड पेन से हम बना रहे हैं। मिड ब्रेन क्या करेगा? इंपल्स को किधर से किधर ले जाएगा? तो मिड ब्रेन इंपल्स को ध्यान से देखिए कहाँ ले जाएगा। मिड ब्रेन स्पाइनल कोर्ड से इंपल्स मिड ब्रेन होते हुए थैलेमस के पास पहुंच जाए। थैलेमस से जो इंपल्स है वो मिड ब्रेन होते हुए आपका मेडुला ऑब्लांगेटा होते हुए मेडुला ऑब्लांगेटा के पास पहुंच गया, यानी फिर स्पाइनल कोर्ड के पास पहुंच जाएगा। तो यानी आप इंपल्स का बात बोलिएगा तो मिड ब्रेन क्या करता है? इंपल्स को कंडक्ट करता है। किधर से किधर कंडक्ट करता है? तो स्पाइनल कोर्ड से लेकर थैलेमस को दे देगा, और थैलेमस से लेकर के स्पाइनल कोर्ड और सेंसरी ऑर्गन को दे देगा। यानी इधर से आपको मिड ब्रेन होकर के जाना होगा, क्योंकि मिड ब्रेन का जो काम है वो भी ब्रीदिंग का काम। तो ये मिड ब्रेन का पोर्शन हो गया। इसमें आपको रिपीट कर दिया पूरा अच्छी तरीके से, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब मिड ब्रेन का काम खत्म हो गया, तो अब आया हिंड ब्रेन का बात। किसका बात आ गया? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में यहाँ पे आपको 3 पोर्शन आपका स्पष्ट रूप से लिखा हो, जिसमें से एक पोर्शन यदि बात किया जाए तो पोन्स के विषय में पहले भी बताया गया कि ये जो पोन्स है ये आपका ये जो पोन्स है ये आपका एंटीरियर टू द सेरेबेलम है और सुपीरियर टू द मेडुला ऑब्लांगेटा, और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि इसके पास नीमोटैक्सिक सेंटर होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर, जिससे ये क्या करता है? इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देता है। इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है। इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करने से क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? तो इंस्पायरेशन का रेट बढ़ जाता है, इंस्पायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, या आप बोल सकते हो ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हो जाएगा। किसका रेट इंक्रीज हो जाएगा? ब्रीदिंग का रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी क्या करता है कि जो पोन्स होता है उसके पास नीमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करके इंस्पायरेशन के रेट को या ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज कर देता है। ये आपको ब्रीदिंग में मैं पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा दे रहा हूं ताकि कैसे इसको याद रखना होगा। कैसे इंस्पायरेशन का रेट घटेगा और ब्रीदिंग का इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन घटेगा और ब्रीदिंग का रेट बढ़ेगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मेरा ब्रीदिंग, तो मैं ब्रीदिंग को यदि ब्रीदिंग का बात करूं तो इसमें ब्रीदिंग में मेरा 2 स्टेप्स होगा। एक स्टेप्स होगा इंस्पायरेशन, क्या होगा? इंस्पायरेशन, और एक स्टेप होगा एक्सपायरेशन। एक स्टेप होगा इंस्पायरेशन, एक स्टेप होगा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होगा ये 2 सेकेंड का हो जाएगा और एक्सपायरेशन जो होगा ये आपका 3 सेकेंड का हो गया। तो टोटल मान लीजिए कि ब्रीदिंग हो गया 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड का ब्रीदिंग हो गया। तो इंस्पायरेशन जो था वो 2 सेकेंड का था और एक्सपायरेशन जो था वो आपका 3 सेकेंड का था। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किया? इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन, अभी यदि हमको ब्रीदिंग का रेट निकालना, तो ब्रीदिंग का रेट निकालना है तो आपका 5 सेकेंड में एक ब्रीदिंग हुआ, 5 सेकेंड में एक ब्रीदिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे यदि 5 सेकेंड में एक ब्रीदिंग हुआ और हमको रेट निकालना है तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग हुआ? 1 मिनट में। तो 5 सेकेंड में यदि एक ब्रीदिंग हुआ तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना ब्रीदिंग होगा? तो ये क्या हो गया? 60 बाई 5, तो कितना हो गया? 12 ब्रीदिंग पर मिनट, 12 ब्रीदिंग पर मिनट, यानी 1 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट होगा, ये 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट ये कंसीडर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका ये 5 सेकंड था तो ऊपर 60 सेकंड और नीचे 5 सेकंड कट कर दिया, तो ये हो गया 12 ब्रीदिंग पर मिनट, 12 ब्रीदिंग पर मिनट, यानी 1 मिनट में 12 ब्रीदिंग होगा। यदि न्यूमोटैक्सिक सेंटर आएगा तो मान लीजिए कि इसके अभी जैसे रेट निकाले, सीधा सीधी निकाल दिए। कैसे निकाल दिए? तो अभी हमको निकालना था ब्रीदिंग का रेट। किसका रेट निकालना था? ब्रीदिंग का रेट। तो ब्रीदिंग का रेट हम लोग कैसे निकाले? जैसे टोटल टाइम दिया हुआ था, टोटल टाइम बाय टोटल टाइम कर दिए, अब बाय कर दिए कि 1 ब्रीदिंग टाइम, 1 ब्रीदिंग टाइम। तो टोटल टाइम में ब्रीदिंग 1 ब्रीदिंग टाइम, तो टोटल टाइम हम लोग लिए 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। तो 60 सेकेंड लिए 1 मिनट और उसको क्या किए?
वन ब्रीदिंग टाइम में कितना सेकंड लगा, तो टोटल 5 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड से उसको डिवाइड कर दिए। 5 सेकंड से जैसे ही डिवाइड किया उसको, तो ये हो गया, यहाँ से कटा तो ये हो गया 12 ब्रीदिंग पर मिनट, ये केस हो गया। अब क्या करते हैं, इसका इंस्पायरेशन के टाइम को हम कम कर देते हैं 1 सेकंड, और एक्सपायरेशन के टाइम को उसको ही रखते हैं। तो यदि आप फिर से ब्रीदिंग रेट निकालेंगे तो टोटल टाइम फिर लेंगे 60 सेकंड, टोटल टाइम 60 सेकंड यानी 1 मिनट। और अब मेरा टाइम हो गया 3 और 1 यानी 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15 ब्रीदिंग पर मिनट। तो यानी आ रहा था, नॉर्मल में आ रहा था 12 ब्रीदिंग, अब आ गया 15 ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का रेट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, तो 12 से हो गया 15, और ये 12 से 15 कब हुआ है, जब इंस्पायरेशन के टाइम को कम किया गया। और इंस्पायरेशन के टाइम को कौन को कम किया, तो नीमोटैक्सिक सेंटर कहां पर देना है, पोन्स के पास। तो पोन्स के पास जो नीमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट था वो इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका ब्रीदिंग का रेट बढ़ गया। इंस्पायरेशन का भी रेट बढ़ जाएगा। किसका रेट बढ़ जाएगा, इंस्पायरेशन का रेट बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका इंस्पायरेशन का रेट निकालना, किसका रेट, इंस्पायरेशन का रेट। तो फिर क्या लिखना होगा, टोटल टाइम यानी 1 मिनट लेना है, जो भी 60 सेकंड हम लोग लेंगे 1 मिनट में। और यहां पे क्या लिखेंगे कि इंस्पायरेशन टाइम इन वन ब्रीदिंग में क्या इंस्पायरेशन टाइम लिए, तो टोटल टाइम बाय इंस्पायरेशन टाइम इन वन ब्रीदिंग। तो टोटल टाइम हम लोग ये 60 सेकंड पर मिनट का है, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड ले लिए। और अब मेरा जो इंस्पायरेशन टाइम है वो 1 हो गया, तो मेरा इंस्पायरेशन का रेट हो गया 60 टाइम्स पर मिनट, यानी पर मिनट यानी पर सेकंड एक बार इंस्पायरेशन हो रहा। लेकिन यदि हम उसी को क्या करें, नॉर्मल जो 2 सेकंड था उस पर निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 60/2 यानी 30 इंस्पायरेशन पर मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंस्पायरेशन का भी रेट बढ़ गया और किसका रेट घट गया। तो नॉर्मल केस में आपका जो था 30 इंस्पायरेशन पर मिनट था, और जैसे इस टाइम को कम किया तो कितना आ गया, 60 इंस्पायरेशन पर मिनट। इसका मतलब इंस्पायरेशन का रेट जो है 30 से बढ़ के कितना हो गया, 60। और वो 60 कैसे हुआ, तो टाइम, इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर दिए। टाइम कौन कम कर दिया, तो नीमोटैक्सिक सेंटर कहां मिला था, पोन्स के पास। तो इस तरीके से यदि आप कैलकुलेट करिएगा तो इसको एकदम सिंपल वे में यदि हम लोग लिखना चाहेंगे, तो यदि हम लोग यहाँ पे रेट को एकदम सिंपल वे में लिखना चाहे बिना कैलकुलेट किए, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो हमारा आ गया 12 ब्रीदिंग पर मिनट। लेकिन हम इस टाइम को यदि यहाँ पे ले गए 1 सेकंड पे, तो मेरा जो ब्रीदिंग हो गया 15 ब्रीदिंग पर मिनट आया था अभी। तो यानी ब्रीदिंग का रेट बढ़ गया, क्या, इंस्पायरेशन के टाइम को कम करने पे। अब इंस्पायरेशन का रेट लेते हैं। यदि 2 सेकंड में एक बार इंस्पायरेशन हो रहा है तो 60 सेकंड में कितना बार होगा, तो 30 बार होगा। अब यदि हम इसको 2 सेकंड को घटा के 1 सेकंड कर देते हैं, तो 1 सेकंड में यदि एक बार हो रहा है तो 60 सेकंड में इंस्पायरेशन का रेट कितना होगा, तो 60 बार होगा। तो यानी इंस्पायरेशन का रेट बढ़ गया, इंस्पायरेशन का रेट यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे ब्रीदिंग का रेट बढ़ गया। यानी इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करने से ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा और इंस्पायरेशन का रेट बढ़ जाएगा। और ये काम करने वाला कौन है, नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ मिलता है, पोन्स के पास मिलता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ से कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, उससे समझ में अच्छा आ जाता है। चलिए ये काम आपका हो गया, किसका, तो पोन्स का काम ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आते हैं आगे की तरफ जब आइएगा तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसका, पोन्स खत्म हो गया, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सेरेबेलम। किसका बात, तो सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो सेरेबेलम है, अब इसका लोकेशन क्या था, तो फिर से एक रफली डायग्राम, ये जैसे हम लोग इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर, फिर हाथ के लाइन के हिसाब से बनाएंगे, तो ये बनाएंगे थैलेमस, ये बनाएंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझाने के लिए ये हो गया थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, समझाने के लिए बना रहे हैं, कोई रियल इमेज थोड़ी बना रहे। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पोन्स, और ये बना लिए मेडुला ऑब्लंगाटा, और इसके जस्ट इधर बना दिए सेरेबेलम। तो ये हो गया सेरेबेलम, ये हो गया सेरेबेलम, और ये हो गया आपका पोन्स, और ये आपका हो गया मेडुला ऑब्लंगाटा। ये हो गया आपका मिड ब्रेन, और ये हो गया आपका फोर ब्रेन। कॉन्सेप्ट यही से, रफ डायग्राम का बहुत वैल्यू होता है। रफ डायग्राम स्केच किया। अब यहाँ पे मेरे को बात करना है किसके विषय में, तो सेरेबेलम के विषय में। किसके विषय में बात करना, तो सेरेबेलम के विषय में। अब यहाँ पे देखिए कि सेरेबेलम जो होता है ये हाईली कन्वोलेटेड होता है। क्या होता है बाबू, हाईली कन्वोलेटेड, ये कन्वोलेटेड होता है। सेरेबेलम जो है ये आपका कन्वोलेटेड है। कन्वोलेटेड का मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाया है। क्या बढ़ाया, सरफेस एरिया।
सेरेबेलम क्या है, सरफेस एरिया को यहाँ पे कन्वोलेटेड होने की वजह से बढ़ाया। तो सरफेस एरिया जो इसका बढ़ा, इस तरह से ये जो कन्वोलेटेड हुआ, ये जो एरिया इंक्रीज किया, ये एक्स्ट्रा न्यूरॉन रखने के लिए, क्या रखने के लिए, एक्स्ट्रा न्यूरॉन। एक्स्ट्रा न्यूरॉन को यहाँ पे हम लोग रखते हैं किसके केस में, सेरेबेलम के केस में। सेरेबेलम क्या होता है कि ये जो सेरेबेलम होता है ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और साथ में बॉडी बैलेंस, कौन बैलेंस, बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सेरेबेलम क्या होता है, टेम्परेचर एंड बॉडी बैलेंस। तो यहाँ पे बी से तो क्या आप बॉडी बैलेंस कर सकते हैं, बॉडी बैलेंस, लेकिन टेम्परेचर के यहाँ पे टी नहीं लगा हुआ। तो यानी टेम्परेचर का काम मेनली रेगुलेट कर रहा था हाइपोथैलेमस, लेकिन सेरेबेलम भी क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और बॉडी बैलेंस को। बॉडी बैलेंस को कैसे, तो जो आपका ईयर होता है, तो ईयर वाले पोर्शन से सिग्नल को रिसीव करके बॉडी बैलेंस करता है। ईयर का प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस, तो वहां से सिग्नल को रिसीव करता है सेरेबेलम और उसके हिसाब से बॉडी कोऑर्डिनेट करके बॉडी को बैलेंस करता है। तो ईयर का प्राइमरी फंक्शन बॉडी बैलेंस है, यानी सबसे पहला काम बॉडी बैलेंस है। और सेकेंड काम हियरिंग है, यानी हियरिंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर। तो बॉडी बैलेंस कैसे करें, तो बॉडी बैलेंस यहां से सिग्नल जो है चला जाएगा किसके पास में, सेरेबेलम के पास में। आप तो आज ही सब हटा दिया सिलेबस से, नहीं तो पूरा डिटेल होता था तो अच्छा लगता था। अब ज्यादा डिटेल करेंगे क्वेश्चन वहां से आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया कि ईयर का प्राइमरी फंक्शन बॉडी बैलेंस करना है और यहां से सिग्नल चला जाता है सेरेबेलम के पास में, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके बॉडी को बैलेंस किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये टेम्परेचर को भी, ये जो टेम्परेचर होता है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे जो केसेस होता है इसका जो केस होता है किसका, सेरेबेलम का, ये बॉडी बैलेंस इसका इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर कंट्रोल भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए लास्ट यहाँ पे चल रहा है, अभी लास्ट नहीं, इसके बाद चल रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा के पास में, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका, मेडुला ऑब्लंगाटा के विषय में बात कर रहे हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द पोन्स है। पोन्स को नीचे की तरफ खींच दिया तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा बन गया। अब ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स है। ये पहले भी बता रखा हूं फंक्शन कि मेडुला ऑब्लंगाटा का फंक्शन होगा इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब, यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा और जो चॉइस दिया है उसको आप सोच लीजिए कि ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यदि आपको लगता होगा हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो सारा चीजें जो है मेडुला ऑब्लंगाटा से कंट्रोल होगा। जैसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसको, हार्ट बीट को नहीं कंट्रोल कर सकते, किसको बीपी को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, किसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपका जो शिवरिंग होता है, पिलियो इरेक्शन होता है, पिलियो इरेक्शन वगैरह जो होता है इसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी जो काम वोमिटिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्नेजिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, हिकअपिंग को कंट्रोल, सीधा उतना याद करने से काम नहीं होगा। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम में क्वेश्चन बनवाना, तो सीधा ऐसे याद करना है कि मेडुला ऑब्लंगाटा का जब चॉइस आएगा कि इसमें से कौन सा फंक्शन मेडुला ऑब्लंगाटा का, तो आप थोड़ा अपने में ऑब्जर्व करिए कि ये काम हम अपने से कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। जहां तक कंट्रोल की सवाल है तो मैं आपको बता ही दिया था कि आपको ज्यादा कंट्रोल करने की कैपेसिटी ऊपर वाले ने नहीं दिया। आपका ये स्केलेटल मसल ही आपका केवल कंट्रोल में है। स्केलेटल मसल से जो कंट्रोल होगा वो हाथ है, पैर है, जुबान है, थोड़ा सा ये फेशियल वाला है और आईलिड है, बस यही सब तो आपके कंट्रोल में, बाकी आपके कोई कंट्रोल में है ही नहीं। तो जब आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो मेडुला ऑब्लंगाटा से कंट्रोल होगा। तो ये आपका यहां से फंक्शन हो गया कि मेडुला ऑब्लंगाटा आपका क्या काम कर सकता है। तो सेरेबेलम का भी फंक्शन हो गया, मिड ब्रेन का भी फंक्शन हो गया, पोन्स का भी फंक्शन हो गया, ये सब पहले ही पढ़ा दिया था। अब ये लास्ट उतरते हैं हम लोग नीचे की तरफ। मेडुला ऑब्लंगाटा का जो एक्सटेंशन होगा उस एक्सटेंशन को हम लोग बोलेंगे स्पाइनल कोड। क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड। यानी एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगाटा इज नोन एज द स्पाइनल कोड। ये आपका कहलाएगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, इसमें आइए हम लोग पहले बात किए थे कि स्पाइनल कोड के विषय में हम लोग बात किए थे कि स्पाइनल कोड और ब्रेन ये दो पार्ट था। ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया यहां से लेकर के यहां तक यदि हम लोग बात करें तो ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, तो ये पूरा यहां से हाई ब्रेन है, तीनों मिला करके ये क्या हो गया, ब्रेन का पार्ट हो गया और ये हो गया स्पाइनल कोड। तो हम लोग क्या बोले थे कि ब्रेन का बात बोले तो BMW लगाए, तो BMW लगाए तो B से ब्रेन हो गया और M से मिडिल हो गया। मिडिल मतलब सेंटर पॉइंट पे मिडिल, और W से हो गया व्हाइट। यानी ब्रेन का मिडिल पोर्शन जो होगा व्हाइट होगा। यानी कहने का मतलब ऐसे देखिएगा, ब्रेन का मिडिल पोर्शन, ये जो मिडिल पोर्शन है ये व्हाइट होगा और उसका जो पेरिफेरल पोर्शन होगा वो ग्रे होगा। ये जो पेरिफेरल पोर्शन है ये आपका ब्लू हम कर दिया, लेकिन ये ग्रे आप समझिए, ये हो जाएगा ग्रे, क्योंकि ग्रे कलर नहीं है इसलिए करके ये हो गया। तो यानी ये सेंटर पॉइंट जो है ये मेडुला है, तो मेडुला क्या हो गया, व्हाइट, और ये क्या हो गया, ग्रे। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा स्पाइनल कोड।
स्पाइनल कोड में क्या होगा, ये जो ब्रेन है तो ब्रेन का हम लोग कर दिए स्पाइनल कोड। मिडिल का मिडिल रखेंगे, मिडिल मतलब क्या, मेडुला, एम से मिडिल, एम से मेडुला। तो ये मेडुला जो होगा, ये जो मेडुला होगा, ये कलर आपका क्या हो जाएगा, ये मेडुला है तो मेडुला रख देंगे, और व्हाइट का हम लोग कर देंगे ग्रे, ये एसएमजी हो गया। लेकिन ये जो ग्रे कलर होगा ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये ग्रे कलर मिडिल पोर्शन पे प्रेजेंट है, यानी मेडुला रीजन है, सेंटर पॉइंट पे है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ी खासियत होता है ना किसका, स्पाइनल कोड का। ये हो गया स्पाइनल कोड, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया स्पाइनल कोड, ये हो गया मेडुला जो कि मिडिल पे रहेगा, और ये हो गया ग्रे मैटर। कौन मैटर हो गया बच्चे, ग्रे मैटर। अब इसको करना क्या है, मिडिल पे हमको रखना है ग्रे मैटर को, तो बाहर की तरफ हो जाएगा कौन मैटर, व्हाइट मैटर। अंदर में हो गया स्पाइनल कोड में कौन मैटर, ग्रे मैटर, अब बाहर की तरफ कौन होगा, व्हाइट मैटर। लेकिन ये ग्रे मैटर का जो एक डायग्राम उभर के आएगा वो बटरफ्लाई शेप का उभर के आएगा। कौन सा शेप उभर के आएगा, बटरफ्लाई शेप। कौन सा शेप, तो बटरफ्लाई शेप। तो यहाँ पे हम पिक्चर बनाते हैं कि बटरफ्लाई शेप देख करके पता चल जाएगा कि ये स्पाइनल कोड का सेक्शन है। और पिछले वीडियो में बहुत सारा बता दिए कि प्रोटेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा, तो फिर यहाँ रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। तो अभी यदि हम लोग बात करेंगे तो बटरफ्लाई शेप बनेगा। कौन से बनेगा, बटरफ्लाई शेप। ये देखिए ये बटरफ्लाई शेप का बनेगा, और ये यहाँ पे बटरफ्लाई शेप यहाँ पे हो गया। रिफ्लेक्स सेक्शन सब हटा दिया, इससे रिफ्लेक्स सेक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं बोलेंगे। ये बटरफ्लाई शेप होगा, ये व्हाइट होगा या ग्रे होगा, तो ये ग्रे होगा। क्या होगा, ग्रे, क्योंकि आप लिखे थे SMG, क्या लिखे थे, तो स्पाइनल कोड मिडिल पे ग्रे, यानी सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, ग्रे। स्पाइनल कोड मेडुला रीजन ग्रे होगा, स्पाइनल कोड मेडुला रीजन ग्रे होगा, और वो BMW होगा। कौन, ब्रेन वाला, ब्रेन वाला क्या होगा, BMW होगा। तो यानी क्या करने का मतलब कि ब्रेन का मेडुला व्हाइट और स्पाइनल कोड का मेडुला ग्रे, तो ग्रे होगा। एक स्पेसिफिक शेप होगा, कौन सा शेप, बटरफ्लाई शेप। कौन सा शेप, बटरफ्लाई शेप। और इसके चारों साइड जो होगा वो आपका, ये ग्रे हो गया तो चारों साइड व्हाइट होगा। तो इसको हम लोग मान लीजिए कि इसको हम लोग ब्लू से कर देते हैं, ताकि ये अपीयरेंस इसका लगे कि ये ग्रे अपीयरेंस है। अभी ये मान लीजिए ब्लू कलर नहीं है, इसको आप मान लीजिए कि ग्रे है, तो ये ग्रे अपीयरेंस में रहेगा मेडुला। और ये ग्रे अपीयरेंस में जो ये मेडुला रहेगा, तो इसके चारों साइड जो होगा वो व्हाइट अपीयरेंस होगा। कौन अपीयरेंस होगा, व्हाइट। तो इसके चारों साइड ये व्हाइट अपीयरेंस आपका होगा, यानी ये हम बाउंड्री केवल बना दिए। ये व्हाइट पोर्शन को आप लोग समझिए कि ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये सब आपका व्हाइट मैटर है जो बाहर की तरफ है, और ये जो आपका ग्रे मैटर है जो सेंटर की तरफ है, SMG। यानी स्पाइनल कोड का मिडिल रीजन जो होगा वो ग्रे मैटर होगा। क्लियर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका बना है। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे अब तो क्या किया ना, हटा दिया पूरे ही के पूरे ही कॉन्सेप्ट हटा दिया, रिफ्लेक्स सेक्शन हटा दिया, आई हटा दिया, ईयर हटा दिया, कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो इस जगह पे तो वो सब बात नहीं करेंगे, क्लासरूम में तो उसका डिटेलिंग कर देते हैं हम। अभी यहाँ पे क्या है कि ये हॉर्न है, तो ये हॉर्न है, तो यहाँ पे एक कोड हम लोग पुट करते हैं कि सेंटा का पोस्टर डोर पे लगा है। कहाँ लगा है, डोर। तो हम लोग डोर को ऐसे लिखेंगे, डोर, तो सेंटा का पोस्टर डोर पे लगा। तो यानी सेंटा से हम लोग पकड़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। पोस्टर से पकड़ेंगे ये पोस्टीरियर साइड पे होगा, और डोर से पकड़ेंगे डोर्सल। तो अभी यहाँ पे जो हॉर्न है तो इसको हम लोग मान लिए एंटीरियर हॉर्न, ये लेटरल होगा, और ये हो जाएगा पोस्टीरियर हॉर्न। इसको हम लोग मान लिए कि ये पोस्टीरियर हॉर्न। तो क्या हो गया, तो यदि ये पोस्टीरियर हॉर्न है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंसरी न्यूरॉन जो होगा ये इधर से इंटर करेगा, ये सेंसरी का होगा। और ये यदि एंटीरियर है तो क्या होगा, पोस्टीरियर का हो जाएगा अपोजिट, क्या, एंटीरियर। और डोर्सल का क्या हो जाएगा, वेंट्रल। और सेंसरी का क्या हो जाएगा, मोटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पोस्टीरियर एरिया है, कौन एरिया, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर हॉर्न जो है इधर से कौन जाएगा, तो सेंसरी न्यूरॉन जाएगा, और पोस्टीरियर को ही हम लोग बोलते हैं डोर्सल। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, डोर्सल। तो यानी सेंसरी न्यूरॉन जो है वो पोस्टीरियर और डोर्सल हॉर्न से इंटर करेगा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन था, ये पोस्टीरियर बोल दो या डोर्सल हॉर्न बोल दो, इधर से इंटर करेगा। और यही आपका मोटर न्यूरॉन होगा, तो ये एंटीरियर इसको हम लोग माने, तो ये एंटीरियर और कहां से, तो एंटीरियर को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, तो वेंट्रल से बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा, बाहर। सेंसरी जो है वो स्पाइनल कोड की तरफ आएगा, और जो मोटर न्यूरॉन होगा वो बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंसरी का कोड याद कर लीजिए कि सेंटा का पोस्टर डोर पे लगा है, तो इसका मतलब हो गया सेंटा से सेंसरी, पोस्टर से पोस्टीरियर, डोर से डोर्सल। तो यानी सेंसरी न्यूरॉन जब भी इंटर करेगा तो वो पोस्टीरियर और डोर्सल रीजन से इंटर करेगा, और मोटर न्यूरॉन जो होगा वो एंटीरियर और वेंट्रल रीजन से बाहर चला जाएगा। यही आपका स्पाइनल कोड था। अब क्या है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्पाइनल कोड का, जिससे ये बटरफ्लाई शेप देख करके हमको क्लियर पता चलता है कि ये बटरफ्लाई शेप जो है ये स्पष्ट रूप से स्पाइनल कोड का सेक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब स्पाइनल कोड का जो न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारा चीज तो हट ही गया, बार बार कितना हम बोलते रहे। स्पाइनल कोड का जो न्यूरॉन होता है
वो मिक्स टाइप न्यूरॉन होता है। कौन सा टाइप न्यूरॉन होता है? मिक्स टाइप न्यूरॉन होता है। क्यों? तो ये जो ब्रेन आपका है, यहाँ पे हम लोग ब्रेन बना रहे हैं, तो ये जो ब्रेन है और ये मान लीजिए कि स्पाइनल कोड है, तो यहाँ क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ब्रेन की तरफ जा रहा है, सेंसरी से ये ऊपर जा रहा है, तो इसको बोल देंगे एसेंडिंग न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? एसेंडिंग न्यूरॉन। क्यों बोलेंगे एसेंडिंग? ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो कहाँ? यहाँ सेंसरी ऑर्गन से। कहाँ से बाबू? सेंसरी ऑर्गन से। ये इसका नाम है स्पाइनल कोड, इसका नाम है स्पाइनल कोड, जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा का एक्सटेंशन है, और इसका नाम है ब्रेन। तो अभी क्या हुआ कि ये सेंसरी ऑर्गन है, मतलब हाथ वगैरह हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल जा रहा है किधर? ऊपर की तरफ, यानी ब्रेन की तरफ। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एसेंडिंग न्यूरॉन। इसी को क्या बोलेंगे? क्योंकि पास जा रहा है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? सेंसरी। पास जा रहा है तो बोलेंगे आओफरेंट, तो एफरेंट न्यूरॉन भी बोल देंगे इसको। कौन सा न्यूरॉन बोलेंगे? एफरेंट न्यूरॉन। अब इसी में क्या होगा, जब सिग्नल को यहां पहुंचाना है सेंसरी ऑर्गन के पास, किसके पास पहुंचाना है बच्चे? सेंसरी ऑर्गन के पास। तो अब ऊपर से हमको नीचे आना होगा, यानी ये जो ब्रेन पार्ट है यहां से नीचे आना होगा स्पाइनल कोड होते हुए, कहां? सेंसरी ऑर्गन के पास। तो ये अब नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग न्यूरॉन। और इसी को क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन का उल्टा हो जाएगा क्या? मोटर न्यूरॉन। मोटर वाला दूर जाएगा, और ये क्या आपका लिखा हुआ है? एसेंडिंग न्यूरॉन है, सेंसरी है, और ये लिखा हुआ आओ फ्रेंड, यानी ब्रेन जो है एक तरह से स्पाइनल कोड है, वो अपने फ्रेंड को बुला रहा है, आओ फ्रेंड। तो पास आ गया, तो ये जब पास आ गया तो इसका उल्टा चला जाएगा इफरेंट न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? इफरेंट न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? इफरेंट न्यूरॉन। अब ये सब को मिला के हम लोग बोल देंगे मिक्स न्यूरॉन। कौन न्यूरॉन? मिक्स न्यूरॉन। तो ये मिक्स न्यूरॉन का क्या काम है? तीन तरह का न्यूरॉन होता है, सेंसरी, मोटर और मिक्स। मिक्स का दोनों काम होता है। तो स्पाइनल कोड का जो न्यूरॉन होता है ऑलवेज मिक्स टाइप होता है, यानी सिग्नल को ब्रेन और स्पाइनल कोड से दूर भी ले जाता है और पास भी लेकर आता है, ऑलवेज मिक्स। लेकिन जो क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व, उसमें तीनों टाइप का होता है, सेंसरी, मोटर और मिक्स। थोड़ा सा कोड हल्का सा बोल देंगे, लेकिन सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है भी, कुछ पॉइंट कभी हमको लगता है पूछ सकता है, तो हल्का सा बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व ऑलवेज मिक्स टाइप का होगा। ये ऑलवेज मिक्स होगा क्योंकि सिग्नल को सीएनएस की तरफ भी ले जाएगा और सीएनएस से दूर भी ले जाएगा। जो तरफ ले जाएगा वो असेंडिंग और सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन होगा, जो दूर ले जाएगा वो आपका असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग होगा, सेंसरी का उल्टा मोटर होगा, एफरेंट का उल्टा इफरेंट न्यूरॉन होगा। ये उसका केस होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यदि बात करते हैं इसी में, स्पाइनल कोड के लिए यदि हम लोग बात करना शुरू किए, तो स्पाइनल कोड का तो ऑलवेज मिक्स हो गया। अब क्रेनियल से जब नर्व निकलेगा ब्रेन से, तो उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व। कौन नर्व बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। और वो बीएमआर में जो होता है 12 पेयर होता है। बीएमआर में ये होता है 12 पेयर। रिफ्लेक्स सेक्शन है नहीं तो इसे बताएंगे नहीं, 12 पेयर। और ये जो 12 पेयर होता है, इसका मतलब इसका नंबर हो जाएगा 24। 24 क्रेनियल नर्व होगा बर्ड, मेमल और रेप्टाइल में। और ये जो आप बोलिएगा कि एफए का मतलब फिश और एम्फीबिया में 10 पेयर होगा, 10 पेयर क्रेनियल नर्व। तो इसका मतलब हो गया कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है। तो इसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व में आपका 3 टाइप का न्यूरॉन आएगा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स न्यूरॉन। कैसे आएगा? तो इसका कोड है 12 पेयर का ओटाफेग VSH। ओटाफेग VSH। ओटाफेग VSH का मतलब हो गया कि ओ से नाम होंगे क्रेनियल नर्व के, सिलेबस के अंदर नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोल देंगे, सुन लीजिएगा, बाकी का कोई जरूरत नहीं। ये O3 होगा, यानी O से 3 नाम होंगे और T से 2 नाम होंगे, बाकी सारे नाम एक एक होंगे। अब जोड़िए 12 पेयर पूरेगा, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये सब पेयर में होंगे, तो ये हो जाएगा 12 पेयर। तो पहला जो ओ से नाम है वो 3 नाम है। एक नाम है ऑल्फैक्टरी, जिसका नंबर 1 होगा। उसके बाद है ऑप्टिक, ये नंबर 2 पे होगा। और तीसरा नाम है ऑक्लूमेटर, जो कि 3 नंबर पे होगा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑक्लूमेटर। अब यहाँ पे टी से 2 नाम हो गया, ट्राइकोलियर और ट्राइजेमिनल। ट्राइकोलियर और ट्राइजेमिनल। तो ये 3 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5, बाकी ये 6 7 8 9 10 11 12। आपको करना कुछ नहीं, यदि क्वेश्चन नीट वाला पूछा तो वो नाम देगा, बस ये कोड आप बैठाइएगा, उस कोड पे काम हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है? 128 सेंसरी, 128 सेंसरी हो गया, और 5 7 9 और 10, यानी 5 7 9 10 जो होगा ये आपका हो गया मिक्स्ड। हम लोग इसको एक कोडिंग कर लिए थे कि 128 एक स्कूल 128 सर है और 5 7 9 10 मिस है, तो मिस है तो मिस से मिक्स हो गया।
ये एकदम एग्जैक्ट बैठ गया। और सर से दूसरा कोई न्यूरॉन हो ही नहीं सकता, तो सर से सेंसरी होगा। एक स्कूल का यहाँ पे टीचर्स का हम लोग का बात कर करके उससे काम किए थे। 1 2 8 यानी 1 नंबर 2 नंबर 8 नंबर सेंसरी होगा, तो उसको बोलिए 128 सर है। और मिस की संख्या 5 7 9 10 है, यानी मिक्स हो गया। जो बचा इसमें नंबर वो मोटर हो गया। जैसे 1 है 2 है 3 नहीं है, तो 3 मोटर हो गया। तो ये लिखना नहीं है, याद भी नहीं करना है। याद करना है सेंसरी 1 2 8 1 2 8 1 2 एंड 8। इन्हें कि 1 2 8 नहीं, 1 से 8 तक नहीं, 1 2 एंड 8। और मिक्स जो हो गया, मिक्स 5 7 9 10। तो अभी जो मोटर यदि कोई पूछे मोटर का, तो यहाँ से छाट लेंगे। जैसे ये 1 हो गया 2 हो गया 3 नहीं 3 4 भी नहीं है 4 5 है 6 नहीं है 6 7 है 8 है 9 है 10 है 11 नहीं है और 12 नहीं है। तो ये हो गया मोटर। अब यहां से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे वेगस, क्योंकि वेगस का चर्चा आपको जनरली किया रहता है। तो ये वेगस का जो नंबर आया ये 10 नंबर आ गया, और 10 नंबर मेरा यहाँ पे, यानी वेगस नर्व मिक्स नर्व है। कौन सा नर्व है? मिक्स नर्व। कौन सा नर्व है? मिक्स नर्व। वेगस जो है वो मिक्स नर्व है, क्योंकि वो 10 नंबर पे आपका आ रहा है। तो इस तरीके से वेगस क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। वेगस करता है क्या, जो फंक्शन आपको मैं बताया था सिंपेटेटिक का, इस सिंपेटेटिक भाग का पिंजरा खुला हुआ है, तो उस समय आपके बॉडी में जो भी परिवर्तन होगा वो सिंपेटेटिक की वजह से होगा। तो वेगस का काम होगा सिंपेटेटिक का उल्टा कर देना। सिंपेटेटिक का उल्टा, भाग का पिंजरा खुला हुआ था तो हार्ट बीट बढ़ा हुआ था। जैसे मैं बोला था, सिंपेटेटिक का फंक्शन कोई पूछे या एड्रेनालिन का फंक्शन पूछे या नॉर एड्रेनालिन का फंक्शन पूछे, तो सीधे आप बाघ का पिंजरा या लायन का जो केज है उसको खुला हुआ देखिए। आप लायन को देख रहे हैं, लायन आपको देख रहा है, पिंजरा खुली हुई है। उस समय आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा, यूरिनेशन स्टॉप हो जाएगा, पिलियो इरेक्शन हो जाएगा, स्वेटनिंग होने लगेगा, शिवरिंग का केस होने लगेगा। ये सारा केस अब जीआईटी मूवमेंट कम हो जाएगा, यानी खाना आपको अंदर में पचने नहीं देना है। जीआईटी मूवमेंट का मतलब फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो जीआईटी मूवमेंट प्रिवेंट हो जाएगा। अब इसी का उल्टा काम करने के लिए आ जाएगा पारासिम्पेथेटिक। कौन आएगा? पारासिम्पेथेटिक। ये काम सिंपेथेटिक का इसका उल्टा। तो पारासिम्पेथेटिक में एक नर्व का नाम है वेगस। तो वेगस क्या करेगा? हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, बीपी को कंट्रोल, ब्रीदिंग के रेट को। अब ये यूरिनेशन को रोका था, सिंपेथेटिक यूरिनेशन को रोका था। कैसे? तो यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर दिया। अब जब पारासिम्पेथेटिक आएगा तो वो यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो यूरिनेशन को कराएगा कौन? पारासिम्पेथेटिक। और सिंपेथेटिक यूरिनेशन को रोकेगा, क्योंकि भाग का पिंजरा खुला हुआ है। यदि यूरिनेशन सिग्नल आने लगेगा तो हम उधर यदि शिफ्ट करेंगे तो मेरा कंसंट्रेशन का लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपेथेटिक एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का फंक्शन यदि याद करना है तो भाग का पिंजरा खुला हुआ है, आप भाग को देख रहे हैं, भाग आपको देख रहा है, पिंजरा खुली हुई है, ये सारे केस। इसका जस्ट रिवर्स यदि हमको करना है तो पारासिम्पेथेटिक हो जाएगा। उसमें एक नर्व का नाम आएगा, कौन सा नर्व? वेगस। वेगस नर्व क्या करता है आपके, अब ये देखिए कहां से, ये हार्ट बीट को कंट्रोल किया, तो हार्ट बीट मतलब हार्ट को भी कंट्रोल कर लिया वेगस नर्व। दूसरा वो क्या किया? ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल किया, ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल किया, तीसरा लंग्स को भी कंट्रोल कर लिया, जीआईटी मूवमेंट को कंट्रोल किया तो जीआईटी को भी कर लिया, यूरिनरी ब्लैडर का काम किया तो स्किटी को भी कंट्रोल कर दिया। तो वेगस बोला जाता है कि ऑलमोस्ट थोरेसिक का जो ऑर्गन होता है वो, और आपका जो एब्डोमेन का ऑर्गन होता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो उसको याद रखने के लिए सीधा करना है, यहां से अपोजिट करना है, सिंपेथेटिक का अपोजिट। पिछले वीडियो में सिंपेथेटिक ऑर्गन का फंक्शन आपको बता दिए वो, लेकिन एक बार होगा तो हम यहाँ पे फिर क्लियर आपको कर देंगे कि सिंपेथेटिक का काम क्या होगा। सिंपेथेटिक काम जस्ट लाइक एड्रेनालिन की तरह होगा, यानी बाघ का पिंजरा खुला हुआ है, आपके अंदर जो जो परिवर्तन होगा वो होगा। हम एक बार यहाँ पे लिस्ट आपको बना देंगे। तो ये कैसे? अब आपसे यहाँ पे कोई पूछेगा कि ये देखिए, इसको याद रखिए केवल, ये जो 8 नंबर है इसका नाम है ऑडिटरी, ऑडिटरी। इसका नाम है एब्डुसेंस, एब्डुसेंस। ये दो नाम ऐसे था, बाकी नाम तो अलग अलग है। जैसे कोई बोल दिया फेसियल तो 7 नंबर हो गया, कोई बोल दिया वेगस तो 10 नंबर हो गया, कोई बोल दिया ट्राइजेमिनल तो कितना नंबर हो गया? 5 नंबर हो गया। तो इस तरीके से नंबर होगा। और टॉपिक भी है। अब चलिए थोड़ा सा हम आपके लिए ब्रीफ कर देते हैं किसका, सिंपेथेटिक नर्व और पारासिम्पेथेटिक नर्व के विषय में, कि सिंपेथेटिक नर्व और पारासिम्पेथेटिक नर्व क्या करता है। तो हम सीधा बोले बाघ का सिंपेथेटिक का वही बताइए जो एड्रेनालिन का बताए थे आप। सेम कंडीशन, बाघ का पिंजरा खोलिए और खोल करके सारे कंडीशन को लिख दीजिए, वो सारा कंडीशन आपका सिंपेथेटिक में चला जाएगा, और उसको अपोजिट कर दीजिए तो पारासिम्पेथेटिक में चला जाएगा। तो एकदम सिंपल हम बता रहे हैं, जैसे सिंपेथेटिक है और ये हो गया पारासिम्पेथेटिक। यदि पिंजरा खुली हुई है तो खुला हुआ केस में आपका सबसे पहले ब्रीदिंग का रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। ये सेम केस किसके लिए जाएगा? एड्रेनालिन। किसके लिए? और किसके लिए? नॉन एड्रेनालिन। बाघ का पिंजरा खुलना 3 का एक्सप्लेनेशन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन एंड सिंपेथेटिक। एकदम कुछ नहीं करना है,
हमको याद करके नहीं जाना है, सीधा बात है, मेरे को याद करके नहीं जाना, बस हमने बता दिया बात का पिंजरा खुला है। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड सिंपैथेटिक का जो परिवर्तन आप अपने बॉडी में सोच सकते हैं सारा केस वहां पे होगा। तो अभी क्या होगा, ब्रीदिंग का रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटनिंग का केस होगा, आपका स्वेटनिंग का केस होगा, पिलियो इरेक्शन होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पिलियो इरेक्शन, ये हेयर खड़ा हो जाएगा, पिलियो इरेक्शन होगा। यूरिनरी ब्लैडर में रिलैक्सेशन होगा, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा बच्चे, रिलैक्सेशन, ये जो यूरिनरी ब्लैडर इसको रिलैक्स किया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलिए क्या होगा, अभी आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जाएगा, जीआईटी के मूवमेंट को स्लो डाउन किया जाएगा, जीआईटी को कम, बोलेगा भैया अंदर में खाना उना मत पचाओ, जीआईटी मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि जीआईटी मूवमेंट को कम कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जीआईटी मूवमेंट को कम करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि ये सब हम लोग बताए थे कि डायबिटोजेनिक हार्मोन भी है, तो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये सिंपैथेटिक करेगा। जब पैरासिम्पैथेटिक पूछेगा तो सीधा इसको कम कर दीजिए, ब्रीदिंग के रेट को कम कर दिया, हार्ट बीट को क्या कर दिया, कम कर दिया, बीपी को क्या कर दिया, कम करके नॉर्मल, कम कर दिया मतलब कम नहीं, कम करके नॉर्मल, स्वेटनिंग जो हो रहा था उसको रोका, पिलियो इरेक्शन को रोक दिया, पिलियो इरेक्शन अब रोंगटे खड़े नहीं है, सीधा हो गया। अब यहाँ पे जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो वो क्या था, क्या रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो जीआईटी की मूवमेंट थी तो यहाँ जीआईटी के मूवमेंट को रोका गया, तो यहाँ पे जीआईटी के मूवमेंट को बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज किया तो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करके मेंटेन कर दिया जाएगा। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करता है, इसलिए करके बोलते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक रीस्टोर द कंडीशन। कैसे रीस्टोर, कि पहले ब्रीदिंग नॉर्मल था, सिंपैथेटिक आके बढ़ा दिया, ये घटा करके नॉर्मल कर दिया। पहले हार्ट बीट नॉर्मल था, सिंपैथेटिक आके बढ़ा दिया, ये घटा करके नॉर्मल कर दिया। पहले नॉर्मल था, बीपी को सिंपैथेटिक बढ़ा दिया, ये घटा करके नॉर्मल कर दिया। पहले स्वेटनिंग नॉर्मल हो रही थी या नहीं हो रहा था, इसने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे ये घटा करके नॉर्मल कर दिया। पिलियो इरेक्शन, हेयर खड़े नहीं थे, हेयर खड़े हो गए, ये हेयर को खड़े होने से रोक दिया, पिलियो इरेक्शन को इनहिबिट किया। यूरिनरी ब्लैडर में ये रिलैक्सेशन किया था, ये यहाँ पे आकर के कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। जीआईटी को ये स्लो डाउन किया था, वो जीआईटी को बढ़ा देगा। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया था, वो ग्लूकोज के लेवल घटा देगा। इस तरीके से ये एक दूसरे का अपोज में काम करता है, लेकिन रीस्टोर करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन टल गया तो इसकी बहुत जरूरत है कि बॉडी को फिर से पहले वाले स्टेट में लेके जाया जाए। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस के अंदर नहीं था वो आपको छोड़ दिया, बाकी सिलेबस के अंदर जो था उसको पढ़ा दिया, जो सिलेबस के अंदर नहीं था यानी सिलेबस के बाहर था उसको हमने छोड़ दिया। ये आपको पूरा आपका ये वाला चैप्टर समाप्त कर दिया संक्षेप में।